Hello students, welcome to Success is the platform where you get the success in an easiest way. My name is विकास और आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का लेक्चर जो है उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सर्किट एलिमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से सर्किट एलिमेंट्स हैं और क्या क्या उनकी डिपेंडेंसी है, वो किस किस चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है और वो क्या क्या रोल प्ले करते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, वो सब हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। बेसिक चीज़ें आपको पता है। तो सबसे पहला एलिमेंट जो मैं पढ़ाऊंगा आपको वो है हमारा रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है? देखो, रजिस्टर और रेजिस्टेंस ये दोनों वर्ड्स आपने सुने होंगे, दोनों टर्म्स आपने सुने हैं। तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर बेसिकली एक एलिमेंट है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी है। तो रजिस्टर कैसा एलिमेंट है इसको हम डिफाइन कर रहे हैं कि रजिस्टर एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब अगर कोई एलिमेंट है और उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है I और उस पर अप्लाइड वोल्टेज है V और V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो हम ये कह देंगे कि ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है? रजिस्टर। अब हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में यानी कि रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस बेसिकली वो प्रॉपर्टी है रेजिस्टर की, रेजिस्टेंस इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, इट इज द प्रॉपर्टी by which it offers opposition to the flow of current, and by doing it so it converts electrical energy into heat energy। ठीक है, देखो आपको ये पता होगा कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या करता है? करंट के फ्लो में ऑपोजिशन करता है। मतलब जहां पे भी करंट विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वहां पे ये क्या करेगा? बाधा डालेगा, ऑपोजिशन करेगा, है ना। कि विद्युत धारा की प्रवाह में विरोध करने वाला जो प्रॉपर्टी होता है, जो गुण होता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आपको सबको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या मतलब अगर मैं जनरली बोलूँ तो रजिस्टर 10th लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, 9th में भी बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। तो रजिस्टर और रेजिस्टेंस सबको पता है, पर कुछ चीज़ें हैं जो इसमें भी आपको नहीं पता है। जैसे मैंने लिखा है, इट इज़ द प्रॉपर्टी बाई विच इट ऑफर्स ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट एंड बाई डूइंग इट सो इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। तो देखिए, मेरा ये एक पॉइंट है कि भाई जहाँ पे भी ऑपोजिशन हो रहा है, अगर किसी चीज़ के यहाँ पे जब करंट का ऑपोजिशन और फ्लो ऑफ करंट का ऑपोजिशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। देखो, इंडक्टर को हम लोग सेकंड जो एलिमेंट है हमारा वो है हमारा इंडक्टर। इसको हम चोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चोक। देखो, इंडक्टर क्या है? जैसे मैंने ये कहा कि रजिस्टर एक एलिमेंट है, रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी, उसी तरीके से इंडक्टर भी एक एलिमेंट है और इंडक्टेंस उसकी प्रॉपर्टी। तो पहले ये समझते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। तो इंडक्टर क्या होता है? देखो, इट इज एन एलिमेंट across which the voltage applied is directly proportional to the current flowing through it। मतलब इंडक्टर हमारा ऐसा एलिमेंट है जिसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने यहाँ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डेरिवेटिव ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है ना। ये तो फिर अगर ऐसा होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो फिर हमारा रेजिस्टर नहीं हो जाता है, वो रेजिस्टर एलिमेंट, ये हमारा इंडक्टर एलिमेंट कौन सा है, इंडक्टर। इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँ कि भैया मेरे पास एक सोर्स है, इसके अक्रॉस कोई एक एलिमेंट लगा हुआ है, ये एलिमेंट मुझे नहीं पता, पर मैंने जब ऑब्जर्व किया, मैंने जब एक्सपेरिमेंट्स किए और मैंने देखा जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, ये जो वोल्टेज इसके क्रॉस का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेरिवेटिव ऑफ द करंट के, तो हम ये कह देंगे कि ये जो एलिमेंट है हमारा वो कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारा इंडक्टर है, ये एलिमेंट हमारा चोक है। अब देखो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा V जो है इक्वालिटी, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इक्वालिटी में चेंज हो गया और यहाँ पे आ गया LdI/dt, और ये जो L है यही हमारा क्या है, ये हमारा इंडक्टेंस है, ये हमारा इंडक्टेंस है जो कि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है और इसकी यूनिट हेनरी होती है। क्या होती है, हेनरी। ये आप नोट कर लेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है, ठीक है। चलिए ये हमारा इंडक्टर हो गया। अब इंडक्टर दो फंक्शन परफॉर्म करता है, पहला तो ये कि ये स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा ये कि ये सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो हम वो ये दोनों चीजें अभी यहाँ पर देखेंगे क्या क्या करता है। अभी पहला फंक्शन जो है वो ये फॉर्म करता है कि भाई इट स्टोर्स एनर्जी in the form of magnetic field, अब वो कैसे, ये समझो। जैसे देखो एक कंडक्टर मैं बना रहा हूँ, अगर इसमें करंट है तो हमें ये पता है कि इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी भी होगा। अब मुझे कोई ऐसा एलिमेंट बनाना है जो मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर कर सके, मतलब एनर्जी स्टोर कर सके इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं क्या करूँगा, कुछ ऐसा करना है ना हमें जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है ज़्यादा बनने लग जाए। तो अपन क्या करते हैं कि भाई इसी कंडक्टर को मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। अब क्या हुआ, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें दो मैंने इस तरीके से एक टर्न फॉर्म कर दिया। तो अब क्या हो रहा है, एनर्जी देखिए, आप देख सकते हैं इसको, अगर अच्छे से आप समझें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से फील्ड है, इसकी वजह से फील्ड है, इसकी वजह से फील्ड है। मैंने फिर से जो है नंबर ऑफ टर्न्स और बढ़ा दिए, मैं बढ़ाता चला गया। मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है कि हम ये कह देंगे कि भैया हमारा मैग्नेटिक एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा रहे हैं। तो नंबर ऑफ टर्न्स जब बढ़ा रहे हैं हम, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है और इस तरीके से ये एनर्जी स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो ऐसा है कि जो बेसिकली ये क्या हमारा इंडक्टर क्या है, एक कंडक्टर है, सिंपल कंडक्टर जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स प्रोवाइड किए गए। तो भैया अब देखेंगे हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो इंडक्टर है वो स्टोर कर रहा है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा फंक्शन क्या परफॉर्म करता है ये कि इट ऑपोजेज सडन चेंज इन करंट, इट ऑपोजेज सडन चेंज इन करंट, ठीक है। अब देखो, अब हमने पढ़ा है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि V = LdI/dt होता है, ठीक है। ये मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले, जब इंडक्टर हम डिफाइन कर रहे थे तो मैंने वहाँ पे बताया कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेरिवेटिव ऑफ द करंट के, और वहाँ पे इक्वालिटी जो प्रोपोर्शनैलिटी थी वो इक्वल टू में चेंज हो गया और ये फार्मूला मिला था मुझे। अब देखो, जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास ये इंडक्टर है, ठीक है। अब इंडक्टर करता क्या है, मैंने कहा कि भाई इंडक्टर जो है सडन चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो सडन चेंज इन करंट को कैसे अपोज करेगा, मान लो कि यहाँ पहले 0 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा था, 0 एम्पियर नहीं, मैं कह रहा हूँ 1 एम्पियर फ्लो हो रहा था,
ठीक है। अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था यहाँ पे और मैं कहूँ अचानक से ये 1 एम्पेयर 3 एम्पेयर हो गया, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, इस सडन चेंज को ऑपोज करेगा। मतलब अगर 1 एम्पेयर है पहले, तो थोड़ी देर बाद तक भी 1 एम्पेयर ही मेंटेन करके रखना चाहेगा। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दूँ, पहले ये कोई लोड है, मान लो मेरे पास एक कोई लोड है और मैंने कहा कि भाई 1 एम्पेयर करंट था, तो 1 एम्पेयर करंट ये जा रहा था लोड तक। अब अचानक से मान लो किसी रीजन से करंट बढ़ गया और 3 एम्पेयर हो गया, पर ये इंडक्टर अगर इसके बीच में है, लोड से पहले लगा हुआ है, तो ये थोड़ी देर बाद तक भी लोड में 1 एम्पेयर करंट ही जाने देगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने देगा। मगर थोड़ी देर बाद जब ये एनालाइज हो जाएगा कि हाँ नहीं भाई करंट बढ़ चुका है, उसके बाद 3 एम्पेयर अलाउ करेगा। तो बेसिक पर्पस ये है कि देखिए हमारा इंडक्टर या चोक कहीं कहीं पे यूज इसलिए होता था ताकि हम करंट सेंसिटिव एलिमेंट्स को या करंट सेंसिटिव लोड्स को सेफली ऑपरेट करा सके। इंडक्टर का यूज भी होता है बहुत जगह, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हम यूज करते हैं इंडक्टर का, ताकि सडन चेंज इन करंट को अपोज किया जा सके। आप जब SCR पढ़ेंगे थायरिस्टर, तो वहाँ पे इंडक्टर को यूज़ किया जाता है हमारा प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ थायरिस्टर, ठीक है, उस वहाँ पे हम सीरीज़ में लगाते हैं। तो इंडक्टर बेसिकली, और ये कर कैसे रहा है वो हम यहाँ से देखते हैं। देखो सडन चेंज जैसे मैंने कहा कि सडन चेंज इन करंट हुआ है, उसका मतलब मैंने ये आपको पहले लेक्चर में बताया है कि DI को हम क्या लिख सकते हैं, DI बेसिकली क्या है, डिफरेंस इन आई, और DT क्या है, डिफरेंस इन टाइम। तो यहाँ से क्या होगा L और I2 माइनस I1 होगा यहाँ पे, और I2 माइनस I1, और इसको मैं T2 माइनस T1 को कैसे देखो, T2 माइनस T1 का मतलब है टाइम 2 माइनस टाइम 1, पहले का टाइम बाद का टाइम माइनस पहले का टाइम। अब ये देखो समझो इसको, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई सडन चेंज इन करंट हुआ है। सडन चेंज का मतलब है कि टाइम चेंज होने का मौका ही नहीं मिला, मतलब T2 और T1 लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। सडन चेंज का मतलब क्या, अभी और तुरंत बाद देखेंगे तो हम जस्ट कहेंगे कि भाई सडन चेंज, तो सडन चेंज का मतलब है T2 और T1 बराबर है, और T2 और T1 जब बराबर होंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 0, और समथिंग डिवाइडेड बाई 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि जो हमारा इंडक्टर है अगर सडन चेंज होता है तो अपने अक्रॉस इनफाइनाइट वोल्टेज क्रिएट कर लेगा, और इनफाइनाइट वोल्टेज क्रिएट करने का मतलब ये है कि उसको इस बात से मतलब नहीं है कि भैया कितने वोल्टेज का सोर्स लगा है। क्यों? क्योंकि ये तो कहेगा भाई तू क्या चीज़ है, तेरी क्या औकात है, मेरे पास तो खुद इनफाइनाइट वोल्टेज है, मैं तेरे से क्यों लूँ करंट, मेरे पास पहले से जो जा रहा है वही सही है, तेरी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। सपोज कि आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, पहले जैसे स्विच ऑन करते ही करंट इंक्रीज होना चाहेगा, और जैसे ही इंक्रीज होना चाहेगा ये क्या कहेगा, पहले लोड को सचेत करेगा, कहेगा देख भाई इतने एम्पेयर का करंट आ रहा है, थोड़ा सचेत हो जा। और जैसे ही ये सचेत करेगा उसके बाद धीरे धीरे ये जब बता देगा ये, इसको मैं एक बात कह रहा हूँ, बातचीत नहीं होती पर आप समझेंगे इस तरीके से कि ये इसको जाके बताएगा कि भैया देखो ऐसा ऐसा है कि कुछ करंट आ रहे हैं और आपको सचेत होना है। तब ये जाके कहीं पे धीरे से इस वोल्टेज को, इस इनफिनिट वोल्टेज को हटा देगा, और उसके बाद करंट जो है आगे लोड तक जाएगा। जैसे हमने कहा ना, मैंने कहा कि आप भाई हम पहले फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते थे, है ना, तो उन ट्यूब्स में एक चोक लगा होता था। वो चोक बेसिकली यही करता था, आपने देखा होगा जो ट्यूब जलते थे पहले वो फ्लिकर होके चलते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था तो एक बारी में ही जल जाए। वो इसीलिए क्योंकि वहाँ पे सीरीज़ में इंडक्टर लगा हुआ था और इंडक्टर सडन चेंज इन करंट को अपोज कर रहा था, तो वो धीरे 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 क्या आगे करंट को फॉरवर्ड कर रहा था, और तब जाके एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ करंट पे वो हमारा लैंप जल जाता है, और उसके बाद फिर ये अपना फंक्शन प्ले करना बंद कर देता है, और हमारा जो करंट सेंसिटिव लैंप था, ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब था, वो जो है हमारा जल जाता है और प्रॉपरली वर्क करता है। तो हम वहाँ पे इसको प्रोटेक्शन डिवाइस, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे, ठीक है ना।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि भैया इंडक्टर क्या क्या कर रहा है। पहला फंक्शन तो ये कि इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड ये कि इट ऑपोजेस सडन चेंज इन करंट। और सडन चेंज इन करंट क्यों? क्योंकि ये वोल्टेज जो है वो इन्फिनिट प्रोड्यूस कर देता है थोड़ी देर के लिए और सडन चेंज इन करंट को ऑपोज करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। अब हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। डेफिनेशन मैंने पहले लिख दी है भैया। डेफिनेशन क्या है कि इट इज एन एलिमेंट इन विच करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। लास्ट इंडक्टर में क्या था? वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था डेरिवेटिव ऑफ द करंट के। अभी क्या है कि हमारा करंट प्रोपोर्शनल है डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज के। तो अब देखो, अब जैसे कि ये हमारा पे ये एक सर्किट है। अब इस सर्किट में देखो ये मैंने वोल्टेज अप्लाई किया है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V है, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है I है। अगर ऐसा है तो हम ये कह देंगे कि भाई ये वाला जो एलिमेंट है, अगर ये I है ये V है, और अगर ये रिलेशन मिलता है मेरे को कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dV/dt के, तो मैं ये कह दूंगा कि ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है भाई? ये कैपेसिटर है। उसके बाद इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने चेंज किया है इक्वल टू में। तो इक्वालिटी में चेंज करने के लिए हमने ये C कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया है, और ये जो C है यही हमारा कैपेसिटेंस होता है। कैपेसिटेंस की यूनिट मैंने लिख दी है कि इन फराड होता है, जिसको हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कैपेसिटर का डेफिनेशन। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस वगैरह क्या होता है ये आगे हम देखेंगे, पर अभी हम देखेंगे कि कैपेसिटर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि हमने देखा कि इंडक्टर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और अपोज करता है सडन चेंज इन करंट को। सिमिलरली यहाँ पे कैपेसिटर के भी दो फंक्शन हैं, और वो दो फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ये है इसका कि इट स्टोर्स, आप लोगों को पता होगा, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे कौन सा एनर्जी भाई, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है? इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का कॉन्सेप्ट आया है। इलेक्ट्रिकल के फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर का पहला फंक्शन है। अब कैसे करता है वो हम देखते हैं थोड़ा सा। देखो मान लो कि ये हम बेसिकली कैपेसिटर क्या है? दो प्लेट्स पैरेलली सामने लगाए हुए हैं। ठीक है, अब मान लो कि मैंने इस पे एक वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक, अब वोल्टेज अप्लाई किया, हमें ये पता है ये एनोड है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये हमारा कैथोड नेगेटिव है। तो अब देखो जब पॉजिटिव, ये प्लेट जो है हमारा कंडक्टर है, दो कंडक्टर प्लेट्स जो है हमने सामने लगाई हुई, ये हम कैपेसिटर को डिनोट इसी तरीके से करते हैं। यही इसी तरीके का कुछ कंस्ट्रक्शन है इसका। तो अब देखो क्या है कि ये प्लेट्स लगाई हैं। प्लेट्स को मैंने 2D दिखाया है, मैं 3D दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ताकि आप थोड़ा सा जो है समझ सकें। ठीक है, ये प्लेट्स हैं। अब जब पॉजिटिव पोटेंशियल कनेक्ट है इस वाले प्लेट से, तो क्या करेगा ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा? इस प्लेट पे जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उसको आउटर सरफेस पे जनरेट कर देगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा ये। ठीक है, और आउटर सरफेस पे जब ये आ जाएगा, और सिमिलरली नेगेटिव वाला इस प्लेट पे नेगेटिव को जनरेट कर देगा, और ये इक्वल टू होंगे ऑलमोस्ट। जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे होगा। अब क्या होगा? देखो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि भैया पॉजिटिव चार्ज अगर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होता है। क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होता है। क्या होता है? रेडियली इनवर्ड। और अगर रेडियली आउटवर्ड है हमारा पॉजिटिव चार्ज में और रेडियली इनवर्ड है नेगेटिव चार्ज में, तो इसका मतलब ये है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं ये हैं, ये जो इन प्लेट्स पे जो चार्ज है उसमें से भी रेडियली क्या होगा? आउटवर्ड होगा।
और कुछ इस तरीके से आउटवर्ड होगा, और इस नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, रेडियली इनवर्ड होगा, जो भी होगा सब इनवर्ड होगा। तो ये दोनों ऐड होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा। तो हम ये देख सकते हैं, अब देखो मैं कह रहा हूँ कि भाई इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो। अगर मैं इसको, इस सोर्स को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ तो भी आप देखेंगे कि भाई ये जो इतना सारा चार्ज था इसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया इन प्लेट के बीच में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज हैं वो मैंने तो यहाँ पे कम दिखाया है, यूजुअली बहुत सारे चार्जेस होंगे भाई, क्योंकि आपको पता है ना कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस होते हैं। मैंने बताया था 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स, अगर एक कूलम चार्ज भी हुआ है यहाँ पे तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे और सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जब बनेगी तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं सोर्स हटा भी दूँ तो क्या तुम्हें लगता है कि मतलब हम इसको तुरंत रिमूव कर सकते हैं या तुरंत अपना इफेक्ट खत्म कर देगा? नहीं, मतलब ये इफेक्ट आने में तो टाइम लगता है, जिसको हम लोग चार्जिंग कहते हैं, और डिस्चार्जिंग करने में भी ये टाइम लेता है। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया ये जो है एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तरीका है हमें पता करने का कि हाँ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैसे हमारा कैपेसिटर जो है एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए हम इसके बाद इसका दूसरा फंक्शन देखेंगे। दूसरा फंक्शन क्या है, देखो जैसे इंडक्टर जो है वो सडन चेंज इन करंट को अपोज करता था, सिमिलरली नहीं, मतलब ये भी अपोज करता है। इस रेफरेंस में मैंने कहा सिमिलरली, बट ये क्या करता है, इट अपोजेस सडन चेंज इन वोल्टेज। ये क्या करता है, सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करता है। समझो इसको, अभी मैंने लिखा I = CdV/dt होता है। ठीक है, अगर CdV/dt होता है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, CdV को लिख सकता हूँ V2 - V1 और dt को लिख सकते हैं हम लोग T2 - T1। और हमें पता है कि भैया अगर सडन चेंज है, अचानक से चेंज आया है, तो इसका मतलब T2 और T1 बराबर होंगे, और T2 अगर T1 बराबर हुए तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा V ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V/0। अब ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइडेड बाई 0, इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि I क्या हो गया, अब I = इन्फिनिटी का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि उस एलिमेंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है तो क्या वो किसी और वोल्टेज को अपने अक्रॉस अपीयर होने देगा? नहीं, भाई कहेगा ना कि भाई देखो यार मेरे पास खुद ऑलरेडी इतना करंट है, मैं तुम जैसे वोल्टेज सोर्स से क्या करंट लूँ? और जब करंट ही नहीं लेगा तो चार्जिंग ही नहीं करेगा। जब चार्जिंग ही नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज कर रहा है। तो इसका मतलब ये है, जैसे मैं देखो इसको मैं एक बारी दिखा दूं, ये मैंने कैपेसिटर लगाया। ठीक है, अब कैपेसिटर ये वोल्टेज है, मान लो ये वोल्टेज है V, मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 5 वोल्ट। अब 5 वोल्ट इसके अक्रॉस अपीयर हो गया 5 वोल्ट। 5 वोल्ट की वजह से यहाँ पे एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो गया। अब ये कैपेसिटेंस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो गया। अब मैं हटा के इसको अचानक से मैं कर दूं 10 वोल्ट, तो होना तो ये चाहिए था यूजुअली कि 10 वोल्ट पैरेलल में है तो जितना 10 वोल्ट है उतना तुरंत इसके क्रॉस अपीयर हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा, ये तुरंत नहीं होता। यहाँ पे जो हमारा कैपेसिटर है वो सडन चेंज इन वोल्टेज को अपोज करेगा और 5 वोल्ट कुछ देर तक जो इसका पहले से वोल्टेज था वही वोल्टेज कुछ देर तक वो रिटेन करके रखेगा। और यहाँ पे इस 10 वोल्ट का इफेक्ट थोड़ी देर तक, मैं बहुत थोड़े मोमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई 10 मिनट बाद तुम देखोगे तब, मतलब बहुत थोड़ी देर तक। मतलब इसका काम ये है कि ये सचेत करके रखेगा अपने लोड को। मतलब अगर यहाँ पे मैं किसी लोड को लगा देता हूँ, ये हमारा लोड है और इसके अक्रॉस ये 5 वोल्ट लगा हुआ है, तो भैया देखो ये 5 वोल्ट क्या करेगा, इसको सचेत करेगा और कहेगा कि देखो भाई 10 वोल्ट वाला आ रहा है, 10 वोल्ट वाला आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, समझ जाओ। और फिर वो धीरे धीरे क्या करेगा, ये जो इसके अक्रॉस इनफाइनाइट करंट फ्लो हो रहा था उसको धीरे धीरे कम करेगा, 0 करेगा, और उसके बाद ये 10 वोल्ट जो है अपीयर हो जाएगा इसके अक्रॉस और वापस से लोड पे भी 10 वोल्ट अपीयर हो जाएगा। तो सडन चेंज इन वोल्टेज तो नहीं होने देगा, पर चेंज इन वोल्टेज होगा।
देखो सडन चेंज और चेंज में डिफरेंस है ना, इस चीज़ को समझेंगे आप। बहुत लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये सडन चेंज और चेंज मतलब वो ये ऐसा सोचते हैं कि 10 वोल्ट मैंने लगा दिया तो 10 वोल्ट आएगा ही नहीं कभी, नहीं ऐसा नहीं है। 10 वोल्ट आएगा मगर थोड़ी देर के बाद, सडनली नहीं आएगा, तुरंत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कैपेसिटर का फंक्शन है। पहला तो कैपेसिटर का फंक्शन हो गया भैया कि ये स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, और बाद में दूसरा है हमारा कि ये सडन चेंज इन वोल्टेज को ऑपोज करता है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम बहुत सारी जगहों पे कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर हम ऐसा कह लें कि भाई अगर कोई वोल्टेज सेंसिटिव एलिमेंट है तो वहाँ पे हम पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं ताकि वो सडन चेंज इन वोल्टेज को ऑपोज कर सके, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर हो गया। अब हम आएंगे इसके बाद वापस से रजिस्टर पे और पढ़ेंगे कि भाई रेजिस्टेंस हमारा किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैंने बताया था कि हम पहले फंक्शंस पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि भाई किन किन चीज़ों पे बाकी जो सर्किट एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। तो हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन लिख लो आप लोग, अगर पूछ दे कभी कोई कि भाई बताओ उन किन वो क्या फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो आप बताना, आपको वहाँ पे होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करके मैं करा रहा हूँ इसको कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द व्हाट फैक्टर्स ऐसे करके ऑन व्हाट फैक्टर्स, ठीक। देखो इसमें सबसे पहला जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन, मैं बिल्कुल वैसे ही लिख रहा हूँ जैसे आप बीटेक में लिखा करते थे। बीटेक में तो खैर बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं यार, एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर हो तो उसको बहुत बड़े पेज में लिखते हैं हम, एक ही चीज़ को रिपीट कर करके। यूजुअली आईआईटीज़ और एनआईटीज़ की बात नहीं कर रहा, पर जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ये सब चला रहे हैं ना, ये यूपी उत्तराखंड और पता नहीं जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब यहाँ पे यही है कि भाई आप पूरा पेज भर के लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा, सही लिखेंगे इससे कोई मतलब नहीं है। तो पूरा पेज भर के लिखना है वहाँ पे। तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं कि फैक्टर्स को ऊपर नीचे लिखें। मैं ऐसा सजेशन नहीं दूंगा, मेरे को नहीं देना चाहिए, मगर क्या करें यार, यही है जो चल रहा है अभी। अपना बीटेक की हालत तो बहुत ही ख़राब है। सुनने में तो ये आया है कि बीटेक जो है वो बीटेक में एक गेट कंपलसरी हो रहा है, सुनने में ये आया है, बट ये रूमर्स है, अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अपन उस पर नहीं जाएंगे और अपन यहाँ से पढ़ेंगे कि किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो अब पहला जो है जिस चीज़ पे ये डिपेंड करता है उसको मैं लिख रहा हूँ, और वो है हमारा नेचर ऑफ सब्सटेंस, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सब्सटेंस, इसको हम लिख सकते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। और इसी को नाम दिया गया है, इस पूरी चीज़ को क्या दिया गया, रेजिस्टिविटी। क्या कह दिया गया, रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, रो, इसको RHO रो कहते हैं, ठीक। तो ये पहला फैक्टर है जिस पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस और कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल, दोनों चीजें मिल जाएंगी। ऑप्शंस क्वेश्चन आते हैं कि भाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, तो वहाँ पे एक ऑप्शन या तो कहीं कहीं पे नेचर ऑफ सब्सटेंस लिखा होता है या कहीं कहीं पे कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल लिखा होता है, ठीक है। तो या अगर एक शब्द कहा जाए इसके लिए तो वो रेजिस्टिविटी है, जो नेचर ऑफ सब्सटेंस या कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल को मेजर करने के लिए मेजर करता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली हमारा, इसका हिंदी जो होता है रेजिस्टिविटी का हिंदी होता है विशिष्ट प्रतिरोध। रेजिस्टेंस का होता है प्रतिरोध
और रेजिस्टिविटी को होता है विशिष्ट प्रतिरोध, और इसी को इंग्लिश में एक और नाम दिया गया है जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है। इसके बाद सेकंड फैक्टर क्या है? अच्छा, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। देखो, नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है कि भाई जैसे अगर मेरे पास अलग अलग तरीके के कंडक्टर्स हैं, मेरे पास एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, निकेल है, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं, पर हम बेसिकली यूज़ किस किस को करते हैं? कॉपर और एल्युमिनियम को, है ना। तो कॉपर और एल्युमिनियम को हम यूज़ करते हैं, और कॉपर एल्युमिनियम का बेसिकली यही दो हैं। ब्रॉन्ज भी कहीं कहीं पे, तांबे मतलब आप ये कह लो कि ब्रॉन्ज भी यूज़ होता होगा शायद, वैसे मैंने कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट देखा नहीं, बट होता है। तो अब क्या है कि भाई हमारा जो अलग अलग सब्सटेंस है, अलग अलग जो हम कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, उसका अपना अलग अलग कॉम्पोजिशन है। जैसे कॉपर है, उसका नाम ही उसके कॉम्पोजिशन पे रखा गया, कॉपर। जो हमारा एल्युमिनियम है उसकी कॉम्पोजिशन अलग है, तो उसका नाम हमने एल्युमिनियम रखा। ब्रॉन्ज है, उसकी कॉम्पोजिशन अलग है। सिल्वर है, उसकी कॉम्पोजिशन अलग है। तो अलग अलग कॉम्पोजिशन है, अलग अलग मटेरियल है, तो अलग अलग कॉम्पोजिशन है, और अलग अलग कॉम्पोजिशन है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी अलग अलग होगी। इसका मतलब है कि रेजिस्टिविटी जो है सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा सब्सटेंस है वो कौन सा है। यानी मैं दो अलग अलग कॉपर के ही तार ले लूं, भले ही वो अलग लेंथ का हो, अलग साइज का हो, अलग दिखता अलग हो, मगर कॉपर का होना चाहिए। अगर कॉपर का है तो इसका मतलब हम ये कहेंगे कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा रेजिस्टिविटी, जिसको हम कॉम्पोजिशन ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। सेकेंड फैक्टर है हमारा क्रॉस सेक्शनल। इससे पहले मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, देखो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इसको स्मॉल एल से डिनोट कर रहा हूं मैं, इन मीटर लिख देता हूं, इन मीटर। तो अब क्या है हमारा कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर को हमें जो है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर जो है हमारा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस। अब देखो, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि अलग अलग लंबाई की तारों की विशिष्ट प्रतिरोधकता अलग अलग होगी। मतलब अगर लेंथ अलग है तो उसका रेजिस्टेंस भी अलग होगा। मतलब अगर आप कॉपर की वायर लेके आते हैं, एक 5 मीटर का है और एक 10 मीटर का, दो कॉपर की वायर हैं आपके पास, अलग अलग लेंथ की हैं, तो उसका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। और रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। इस चीज को भी अपन यहाँ पे नोट करें। फिर थर्ड है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। थर्ड है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। इसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, और ये इन मीटर स्क्वायर होगा। और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। देखो, क्रॉस सेक्शनल एरिया को हिंदी में हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है कंडक्टर का वो होगा क्या, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा क्या, इसको हम देखते हैं। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई कंडक्टर है, मैं इसका बीच से क्रॉस कर दूं। अगर मैं इसको बीच से क्रॉस करूं और मैंने देखा कि भाई ये कुछ ऐसा था स्फेरिक, तो मैंने देखा कि इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो है कुछ ऐसा है, तो जो ये एरिया है यही एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। क्या होगा? यही एरिया हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि भैया हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पे क्या डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस किस तरीके से डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर के। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो है कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला अभी हम लिखने वाले हैं उसमें ये फोर्थ पॉइंट नहीं आएगा, और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि भैया हमारा जो फोर्थ पॉइंट जो है वो क्यों नहीं, और क्यों फिर भी इसके बावजूद भी अगर फॉर्मूले में नहीं है उसके बावजूद भी क्यों डिपेंड कर रहा है, तो उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि डिपेंड किस पे करता है। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर,
किस पे, तापमान पे, इन डिग्री सेल्सियस, इसको लिख रहा हूँ। तो रेजिस्टेंस को मैं ये नहीं लिखूंगा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी बताएंगे रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ, तब वहाँ पे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भैया मटेरियल कौन सा है। मटेरियल क्या कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। और इसी पे हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिस टॉपिक का नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 पॉइंट, और इन 4 पॉइंट पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। ठीक है, इस 4 पॉइंट को लिख लेंगे। और इससे अब फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अपन लिखेंगे। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। ये अपन जो लिख के, देखो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, इसको वैसे ऐसे लिख देता हूँ, मैं पूरा बता दूँ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, इन दोनों को मिक्स किया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो गया। और इसको प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में चेंज करने के लिए हमने रो लिया है, और ये रो एल बाई ए हो गया। तो फॉर्मूला हमारा हो गया रेजिस्टेंस का रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए, इसकी यूनिट सेम है, ओम ही होगी यहाँ पे यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट नहीं बदलने वाली। पर देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हम रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी की यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर इंटू ए बाई एल। ठीक है, तो रो बराबर इतना हो गया। तो भैया देखो ये क्या है हमारा एरिया, आर की यूनिट क्या होती है, ओम, इसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट नीचे क्या है, मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया, 1 मीटर कट गया, क्या बच गया, ओम मीटर। तो हमारा रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ठीक है, ये अपना फॉर्मूला है, इसको अपन यूज करेंगे क्वेश्चंस करने में। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं इसके ऊपर, उसको भी हम करेंगे। और प्लस जो आगे आने वाले टॉपिक्स है, अब हम मेन टॉपिक्स पे आएंगे, उन सबको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। आप इसको रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो फिर खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए, और अपने देश का नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।